नमस्कार दोस्तों, मैं राज सिंह त्राण। चुनावी मुद्दों को लेकर के हरियाणा में गहमागहमी है कांग्रेस और भाजपा के बीच। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव के ऊपर, जो कि विधानसभा चुनाव अभी चले हुए हैं। तो सबसे पहले श्यामालाल जी हमारे साथ में हैं। तो श्यामालाल जी, ये बताना कि भाजपा पार्टी में अक्सर चुनाव से 2-3 महीने पहले ही अमित शाह और मोदी की रैलियां दोनों शुरू हो जाती थी। इस बार ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए राज सिंह जी, चुनावी समर है और प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां अपने मोड में आ गए, चुनावी मोड में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अक्सर ये देखने में मिलता रहा है हमेशा। जो अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें पिछले 10-12 साल का, तो उसमें जो है जो केंद्रीय संगठन है, विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये आम तौर पर जो जितने भी जिस भी विधानसभा स्टेट में विधानसभा चुनाव होने होते थे, वहां एग्रेसिव मोड में दिखाई देते थे। और चुनाव से पहले ही, आचार संहिता लगने से पहले ही उन स्टेट में बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, कम से कम 5-7, कि वो पूरे स्टेट को कवर कर जाएं और उस स्टेट में सरकार द्वारा जो विभिन्न कार्य कराए गए, जो सरकार की उपलब्धियों हों, उनका एक साथ जो है वो लोकार्पण या उनका उद्घाटन या शिलान्यास करते थे, ताकि एक स्टेट में पूरा मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस स्टेट में ये कार्य किए गए हैं, और उसको स्प्रेड कर सके पूरे देश में और पूरे स्टेट में, कि ताकि आगामी चुनाव में उनको उसका फायदा मिल सके। लेकिन इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ये चीज कहीं ना कहीं गायब है। आप देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से अमित शाह तो 2 बार आए हैं, लेकिन वो भी चुनावी तैयारियों के लिए आए हैं, उनका जायजा लेने के लिए आए हैं, मार्गदर्शन के लिए आए हैं। उनकी एक रैली का जो है कार्यक्रम बना था, लेकिन वो भी एट ए टाइम जो है रद्द कर दिया गया। और जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री भारत सरकार, उनका तो कोई रैली का जो है आयोजन हुआ ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बैक फुट पे दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको ये लगता है, जहां तक मेरा मानना है, कि जो ये चुनाव है, जो 10 साल का भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक एंटी इनकम्बेंसी है, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी है, वोट जो है वो डाउन हो रहे हैं। जो अनेक सर्वे आए हैं, चाहे वो मीडिया समूहों के हैं, चाहे वो स्वायत्त संस्थाओं के हैं, या पार्टी के अंदरूनी है, या आरएसएस के हैं, वो तमाम सर्वे में कहीं ना कहीं ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि वो हरियाणा को लूज कर रहे हैं। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तुर्क का इक्का है, या अमित शाह है, या जेपी नड्डा है, वो इनको जो है यूज नहीं करना चाह रहे। यही एक मुख्य वजह है कि जो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय बड़े नेताओं, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों का आयोजन नहीं करा पा रही है। और शायद मुझे लगता है कि इस चुनाव में उनको वो इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी, कहीं ना कहीं भाजपा के जो गिरते ग्राफ को देख करके नेताओं में, आप मानते हैं कि नेताओं में जो विद्रोह की मुख्य वजह है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ आज नहीं गिरा है। आज अचानक वो विद्रोह नहीं हुआ है। आज अचानक जो है वो जो उनकी एंटी इनकम्बेंसी की जो बात आ रही है सामने, वो आज एकाएक तैयार नहीं हुई है। उसके लिए एक बड़ी परिपाटी है, एक बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म रहा, जिसपे अलग अलग गलतियां हुई, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज यहाँ पहुंची है कि वो आज चुनाव होने से पहले ही जो है बहुत से लोगों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा आज ही घोषणा कर दी गई है। यहाँ तक कि उसके खुद के पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो जो है 15-16 तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसकी मुख्य वजह कई है। उसमें जो सबसे अहम वजह मैं मानता हूं वो ये है कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री द्वारा जो पार्टी संगठन है और जो आरएसएस विंग है, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। और उसको दरकिनार करने की वजह से जो पार्टी संगठन के लोग थे, चाहे वो ब्लॉक स्तर के, गांव स्तर के, या जिला स्तर के, या हल्का स्तर के, या राज्य स्तर के, उन लोगों को जनता को जवाबदेही देनी थी, जिस जनता को वो वोट के लिए मोबिलाइज करते हैं, या लोगों में जाके मैसेज करते हैं कि सरकार की ये उपलब्धियां हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज में फेल हो गए, क्योंकि उनकी चली नहीं। उनके जो फीडबैक स्टेट ग्राउंड से आया वो आला कमान तक पहुंचा नहीं, और पहुंचा तो उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो एक सरकार और जनता के बीच एक गैप आ गया है। अब वो गैप जो है वो बहुत बड़ी समस्या बन गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। यही मुख्य वजह है। एक तो ये मैं मानता हूं
दूसरा समय समय पर अनेक जो है कारण बने, जैसे किसान आंदोलन बना जी, जाट आरक्षण आंदोलन बना, या उसके बाद जो है खिलाड़ियों का आंदोलन बना, उससे पहले जो है जो कर्मचारियों, जो विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों, उनके ऊपर लाठीचार्ज की बात है, उनकी बातें ना मानने की बात है। सरकार क्योंकि अपने ही मूड में दिखाई दे रही थी। इस सरकार का जो फेलियर है वो मैं मानता हूं कि वो नौकरशाही के अधीन होगी। उन जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उनको अपने संगठन, अपने नेताओं से कहीं ज्यादा जो भरोसा है वो जो अधिकारियों पे होगा। जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर वो ज्यादा भरोसा करके चल रहे थे, वो उसके ऊपर भरोसा करके चल रहे थे, इसलिए ये खामियाजा ये उठाना पड़ रहा है कि वो जो गैप आया वो पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो उपलब्धियां नहीं है या उपलब्धियां थी तो गिनवाने की स्थिति में नहीं आए। तीसरा, जो विभिन्न मुद्दों पर, जैसे मैंने आपको कहा, किसान का, खिलाड़ियों का, विभिन्न कर्मचारी वर्गों का, सरपंचों का जो प्रदर्शन है, ये जो तमाम प्रदर्शन वगैरह रहे जिसमें सरकार की नकारात्मक सुविधा आई कि हर किसी पे लाठीचार्ज, उनकी बातें ना सुनना, एक एक साल तक लोग धरने पे बैठे रहे, कई कई महीनों तक धरने पे बैठे रहे, ये तमाम जो प्रकरण निकल के आए, ये उन्होंने अहम कार्य किया है। उनमें भी आग में घी का काम सबसे ज्यादा किसने किया? वो इनके नेताओं की जो उल्टी बयानबाजी थी उसने, जिसमें आप देख रहे हैं जो इन्होंने अभी हाल ही में एमपी भी बनी है, कंगना रनौत जो अभिनेत्री हैं, उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान भी गलत बयानबाजी की महिलाओं को लेके। किसान आंदोलन के बाद अब एमपी बन गई है, एमपी बनने के बाद भी उन्होंने गलत बयानबाजी की। खिलाड़ियों को लेकर उनके जो है जो एमपी हैं, बड़े नेता है ब्रजभूषण, ब्रजभूषण ने भी गंभीर टिप्पणियां की। आज भी जो है ब्रजभूषण जो है इन्हें फोगाट के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर कह रहे हैं कि ये तो पहले से प्री प्लान था, कांग्रेस पार्टी की जो है वो योजना थी कि इस तरह से जो सरकार को बदनाम किया जाए, ये किया जाए, वो उनके इशारे पर काम कर थे। अरे भाई, खिलाड़ी थी वो, खिलाड़ी में उसके साथ जो हुआ, जो उसने आवाज उठाई, तब तो वो कांग्रेसी नहीं थे। तब आप लोगों ने उसके अगर उस चीज को सुन लिया होता, वो घटनाएं नहीं होती, तो आज ये प्लेटफॉर्म उनको मिलता ही नहीं। अगर वो मान भी लो कि खिलाड़ियों की वजह से उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो उनका यूज कर रहे हैं, तो आप ये तो आपकी वजह से है ना, वो चीजें होती नहीं। तो ये कई फैक्टर हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डाउन है, वो बैक फुट पे है। और यही मुख्य वजह है कि जो अब चुनाव के दौरान वो जगह जगह उनको जो है जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, कहीं कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कई चीजें हैं इस चीज में निकल के आ रही हैं। जी, तो एक सवाल और है जी। 19 विधानसभाओं में जी बगावत के सुर हैं, क्या हालात होते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, जो मैंने आपको एंटी इनकम्बेंसी के जो फैक्टर गिनाए, उसके साथ साथ जो विधानसभाओं में बगावत की बात है, ये वो विधानसभा है जहां सीनियर लीडर से जो मंत्री रहे हैं पूर्व में, या विधायक रहे हैं, या अपने आप को वो एक पहली श्रेणी का आदमी मानते हैं, उनके टिकट कटना है, वो कहीं ना कहीं बगावत के सुर में है। और 19 विधानसभाएं ऐसी जिनमें बगावत के सुर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और 12 से 13 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें वो बगावत कर चुके हैं और चुनाव मैदान में आ गए हैं। और इन 12-13 में जो चुनाव मैदान में आए हैं, वो अगर जीतते भी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण जरूर बनेंगे जी। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, जो आज 12 जो विधायक और पूर्व मंत्री हैं, ये अग्निवीर योजना का जो है बड़े समर्थन में थे, जो 4 साल के लिए जो है एक युवा का भविष्य बर्बाद करने वाली योजना लोगों द्वारा कही जा रही है। जब 4.5 साल में आप एक सैनिक को कह रहे हैं कि उस 4 साल योजना अपना नौकरी करके अपना वापस आ जाए घर पर, ये कर ले। आज 5 साल आप नौकरी कर चुके हैं, आप भी जी 5 साल विधायक रह गए, मंत्री रह गए, अब आप घर वापस आने में रोना क्यों आ रहा है? अब क्यों आंसू निकल रहे हैं? आप अग्निवीर योजना, अब ये नहीं मान लो कि ये जो है राजनीति की अग्निवीर योजना है, आपका जो है टाइम पीरियड पूरा हुआ, किसी नए को आने दो। बिल्कुल। तो ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो एक अलग मुद्दा है, और ये आने वाले समय में और ज्यादा गंभीर होंगे। एक हरियाणा में एक चीज और सबसे पहले नजर में आई है, इससे पहले हमने देखा है, हमारी भी 53-54 साल की उम्र होगी, हमने इससे पहले जो विधानसभा की टिकटों का बंटवारा हुआ, खासकर भाजपा में देखा गया, हमने पहले कोई विरोधता दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब की बार जो भाजपा में टिकटों का बंटवारा हुआ, तो उसमें नेताओं का रोना जी जो दिखाई दिया है, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, रोता कोई नहीं है, नौटंकी नाटक कोई नहीं करता है। वहां एक जो है अंतरात्मा से या एक फीलिंग आती है, एक एहसास होता है कि उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। और वो जो विरोध कर रहे हैं, जो रो रहे हैं,
जिनके आंसू निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इमोशंस में हैं और उनको ये लग रहा है कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। और कहीं ना कहीं जो संगठन के लोग हैं, जो आज बाहर के में कर दिए गए हैं, चाहे पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, वो जो आज हाशिए पर हैं, उसकी एक मुख्य वजह जो मैंने आपको बताया कि पिछले 10 साल में मनोहर लाल खट्टर ने जो है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज्यादा विश्वास किया, अपने नेताओं पर नहीं। जी। संगठन को जो है आज जो है बर्बाद करने की स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी आ गई है। और वो संगठन के लोग ही हैं कि जिनको दरकिनार करके दूसरी पार्टियों से आने वाले आजाद उम्मीदवारों को, उनको जो है रातों रात बुलाया जाता है। एक दिन पहले जो है पार्टी ज्वाइन करते हैं और अगले दिन उनको टिकट थमा दिया जाता है। लोकसभा में भी यही हुआ। अशोक तंवर आए, आते उनको टिकट पकड़ा दी। रणजीत सिंह चौटाला जो है आए, उनको स्पेशल बुलाया गया, एमपी का टिकट दे दिया गया, चुनाव लड़ा दिया गया। अब विधानसभा में आप देख सकते हैं देवेंद्र बबली, रामकुमार गौतम, अनेक ऐसे जो है करीब दर्जन भर ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से, बल्कि मैं कहूंगा इससे ज्यादा हैं, जो अलग अलग पार्टियों से भागकर आए हैं और उनको आते ही जो है गिफ्ट में जो उनको टिकट दे दी गई है। तो जो कार्यकर्ता पिछले कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा था, चाहे वो नेता है, चाहे मंत्री है, चाहे विधायक है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और ये उनके भावनात्मक चीजें हैं जी। तो ये स्वाभाविक चीज है कि अगर ठेस लगती है तो वो आगे जो है इस तरह की चीजें निकल के आती हैं जी। तो एक अलाउ जी, एक बात और है जी, भाजपा संगठन और आरएसएस की क्या हैसियत है कि इस चुनाव में तो देखने को मिल रही? देखिए, इस चुनाव में नहीं, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में संगठन के जो लोग हैं उनको दरकिनार किया गया। उन्होंने जो फीडबैक सरकार को दिया, संगठन ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया, चाहे वो आरएसएस है, चाहे बीजेपी है, चाहे बीजेपी के वो किसी भी लेवल के पदाधिकारी हैं या सरकारी एजेंसियां हैं, जो भी फीडबैक ऊपर गया या सर्वे एजेंसियां हैं या कोई और चीजें हैं, वो फीडबैक यही गया कि आम जनता के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो गए हैं। ब्यूरोक्रेसी ने जो है सरकार को हाईजैक कर लिया है और जिसकी वजह से ऐसी योजनाएं जो है लागू करी जा रही हैं जो आम जनता जिसके लिए वो उपयोगी नहीं है या वो उसको समझ नहीं पा रहे। जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है जी, परिवार पहचान पत्र हैं, प्रॉपर्टी आईडी है, ये जो चीजें हैं सभी तरह के जो है जितनी भी सर्विसेज हैं उनके पोर्टल बना दिए गए। एक गांव का अनपढ़ व्यक्ति या शहर का एक जो रेडी लगाना होगा गरीब आदमी, उसको बेचारे के पोर्टल का क्या पता। बिल्कुल। उन पोर्टलों की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी ने सरकार को दिशा भ्रमित करने का कार्य किया और सरकार आंख बंद करके पीछे चलती रही, उन्होंने जो है ग्राउंड से फीडबैक नहीं लिया, वो आज जो इनके लिए समस्या पैदा कर रहा है। और इस चुनाव में ही नहीं, पिछले लोकसभा चुनाव में भी संगठन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो संघ का है, उसको तवज्जो नहीं मिली और तवज्जो जो है नहीं मिलने की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं उसको किनारा कर लिया। और आप देख सकते हैं, हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो कैंडिडेट थे उनके पीछे जो संगठन के लोग हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जो छुट भैये लोग नेता थे, जो इम्पोर्ट हुए लोग थे, वो उनके चारों तरफ से घेरे हुए थे, चाहे वो किसी भी लोकसभा क्षेत्र का व्यक्ति था। वही स्थितियां विधानसभा में, विधानसभा में भी जो फीडबैक आरएसएस या जो है पार्टी संगठन भारतीय जनता पार्टी वो महीनों पहले गांव में या शहर में, वार्डों में, गलियों में जा जाके अपना एक जड़ें जमाने का काम करता था, मैसेज करने का काम करता था, इस बार वो उतना एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि उनको 10 साल इग्नोर किया गया है जी। उनकी सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई हो जाती तो आज वो और ज्यादा मेहनत से काम करते। अब वो संगठन के लोग जो है वो फील्ड में जाके क्या तो उपलब्धियां बताएं, और जो संगठन के लोग हैं जो पहले फील्ड में जाते रहे हैं उनके कहने से काम नहीं हुए, अब वो किस मुंह से जाके वोट मांगे। तो इसलिए जो है संगठन के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं दूरी बना ली है और ये इस चुनाव में काफी भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर परिणाम साबित करने वाला हो सकता है। जी जी। अलाउद्दीन साहब, एक सवाल और है आपसे जी कि पूर्व विधायक कर्णदेव कंबोज हार की गारंटी दे रही, तो क्या मानना है कि वे 15-16 पर सिमटने की वजह कर रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो पार्टी के सक्रिय नेता हैं या जो डेडिकेटेड है पार्टी के लिए, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए आयाराम गयाराम या इम्पोर्टेड जो है विधानसभा के लिए उम्मीदवार उतारे गए हैं, वो लोगों को हाथ कर रहे हैं। अब उनकी जगह जिनको टिकट दिया गया है इम्पोर्टेड को, या वो अपने मुंह से करें कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की थी,
वो जो लोग आए हैं उसकी वजह से ये लोग भी आते हैं। कर्णदेव कंबोज ही नहीं, आप जो है अनेक ऐसे विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं जिनके इस तरह की जो बातें आई हैं। कविता जैन को आपने जो वीडियोज में रोते हुए देखा होगा, जी जी, और कई ऐसे हैं जिनको आपने जो है रोते हुए देखा है। तो कर्णदेव कंबोज ने उनसे कई एकदम आगे जाके जो बात कही है कि पार्टी जो है वो 15 से 16 पर सिमट जाएगी और वो पार्टी को हराने का काम करेंगे। अक्सर आप हम क्या देखते हैं, जो नेता या कार्यकर्ता है वो कहता है कि मैं पार्टी को जिताऊंगा जी, और वो अपनी सीट के अलावा दूसरी सीट के लिए भी जो है प्रयास करता है। अगर सीनियर लीडर है तो कि मैं अपनी विधानसभा के साथ दूसरी विधानसभा में जिताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज एक पूर्व विधायक ये कह रहा है, पूर्व मंत्री ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी को हराने का काम करूंगा और कम से कम 2 सीटों पर हार का कारण बनूंगा। तो ये उनकी अनदेखी का दर्द है कि आज जो है वो इस स्थिति में आ गए कि जो पार्टी को जिताने वाला को पार्टी को जो गड्ढे में डालने के लिए तैयार खड़े हैं। वो उनकी अनदेखी, उनके साथ उनका जो अपमान हुआ है, ये उसका मुख्य कारण है। और ये तो प्रतिक्रिया सिर्फ अभी आई है टिकट बंटवारे को लेकर। जिन चुनाव का रिजल्ट आएगा वो असली तो ग्राफ तब निकल के आएगा, तब परिस्थितियां निकल के आएंगे कि रियलिटी में जो अनदेखी की गई थी कार्यकर्ताओं की वो उसने बीजेपी को कहां पहुंचा दिया, क्या परिणाम निकले। तो असल तो वजह और असल जो रिजल्ट आएगा तब जो आंकलन करना होगा। जो मुख्य नेता है सेंटर के भी हैं, चाहे जेपी नड्डा संगठन के से हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह है, ये उनको आंकलन उस समय करना होगा। अब तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब तो परिस्थिति हालात हाथ में नहीं है। अब तो जो है वो लगाम हाथ से छूट चुकी है घोड़े की। अब तो जो मैदान में खुला भाग रहा है। लेकिन जब परिणाम आएंगे तो आत्म मंथन और चिंतन के लिए उनको जो है ग्राफ मिलेगा, तब उनको पता चलेगा कि हमारी गलतियां कहाँ कहाँ रही। जी जी बिल्कुल जी। अलाउद्दीन जी, एक बात और बताना कि नेताओं और विधायकों की खिसकती जो ताकत है, तो उनकी असलियत वजह क्या मानते हैं आप? जैसे मैंने आपको भी बताया, उसकी जो मुख्य वजह है वो यही है कि जो संगठन में उनकी चली नहीं, सरकार में उनकी चली नहीं, काम उनके हुए नहीं, जनता को क्या जवाब दें। जनता तो उनसे काम मांग रही थी, जिन्होंने अब एक किसी को विधायक बना दिया गया। और जैसे मान लो कर्णदेव कंबोज हैं, वो विधायक बना दिए लेकिन उनके कहने से काम नहीं हुए। या कोई और है, वो विधायक बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन उनके काम नहीं हुए क्योंकि वो जो है सेंटर कहाँ था, मुख्यमंत्री के चारों तरफ। मुख्यमंत्री के चारों तरफ कौन थे? कुछ चहेते लोग उसके, और उनके जो चहेते लोग हैं उन्होंने किसी को एंट्री नहीं होने दी। उन चहेते लोगों में उनके जो निजी स्टाफ भी था और जो है ब्यूरोक्रेसी के लोग भी थे। जो उसकी मुख्य वजह है, जो इनका जो नेताओं और विधायकों का जो अविश्वास पार्टी तरफ बढ़ा है, वो अविश्वास ग्राउंड पे भी है। जो लोगों के काम नहीं हुए तो जो नेताओं और अधिक जो कार्यकर्ता है उनसे भी लोगों ने कहीं ना कहीं किनारा करने का काम किया है, जिसकी वजह से आज ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। जी, एक लास्ट और आखिरी सवाल है जी। खट्टर को जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, तो उनको निरकुश और रिमोट कंट्रोल जो जिस तरह की हम कह सकते हैं कि सीएम बनाना पड़ा मोदी को, तो कहीं ना कहीं महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। क्या मानना है आपका? आपका बिल्कुल जो है एक वो सटीक सवाल है और खतरनाक भी है, जिसके ऊपर मंथन की जरूरत है। जी। मनोहर लाल खट्टर ग्राउंड के नेता नहीं थे, वो संगठन के नेता थे। ग्राउंड में लोगों को, नेताओं की क्या जवाबदेही होती है, नेताओं को जो है कार्यकर्ताओं को भी जो है बैलेंस करना पड़ता है, जनता को भी बैलेंस करना पड़ता है। वो सारी चीजें जो है, एक जो अगर संगठन की बजाय अगर वो ग्राउंड का नेता होता है उसको ज्यादा पता होता है, क्योंकि संगठन के लोगों को ग्राउंड की रियलिटी उतनी जानकारी नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मनोहर लाल खट्टर पर विश्वास जताया, क्योंकि वो उनके पुराने समय के साथी थे। बिल्कुल। लेकिन वो जो उनको ऊपर भरोसा जताना, और भरोसा भी अंधा भरोसा, हाँ। और मनोहर लाल खट्टर का अंधा भरोसा ब्यूरोक्रेसी पे या अपने निजी स्टाफ पे, तो भरोसे पे भरोसा और भरोसे पे भरोसा, वो उसके बीच में जो चक्कर में जो घिर के रहेगी भारतीय जनता पार्टी, उसने जो है ये हालात बिगाड़े हैं। और उनको क्यों प्रधान मुख्यमंत्री रखा गया मनोहर लाल जी को, उसका भी आप जो है आप देख सकते हैं कि वो एक तरह से रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी की तरह चल रहे थे। जैसा सेंटर से निर्देश वैसे ही आगे कार्रवाई जी। अब उनसे आगे नायब सैनी आ गए, वो रिमोट के भी रिमोट घोषित कर दिए गए। उनके जो मुख्यमंत्री बनते ये कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जो है वो लगाया गया उद्घाटन बोर्ड जी, शिलान्यास बोर्ड था एक बिल्डिंग का। उस शिलान्यास बोर्ड पे लिखा गया
सबसे ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, रविदास भवन। नीचे लिखा गया दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, फिर नीचे विधायक मंत्रियों के नाम। जबकि प्रोटोकॉल क्या कहता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो है उसका नाम सबसे ऊपर होता है। तो कहीं ना कहीं रिमोट का भी रिमोट। इस जो स्थिति आई, इसने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ज्यादा करा, फायदा कम किया। लेकिन अब भी जो लास्ट टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ संभलने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें भी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ज्यादा चली है, जो उन्होंने टिकटों का बंटवारे में जो है अपने हिसाब से लोगों को टिकट दी और जो पुराने नेताओं को दरकिनार कर दिया, पूर्व मंत्री और विधायकों को। हालांकि वो एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए भी कहा जा रहा है कि अगर उन्हीं विधायकों को टिकट दे देते तो वो ग्राउंड पे जाके क्या लोगों को जवाब देते। अब नए लोग हैं तो उनसे लोग सवाल जवाब कम करेंगे। चीज तो ये मान के चली जा रही है, लेकिन स्थितियां दोनों हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो जो दूसरा पहलू है वो ज्यादा खराब है, इसलिए इस सिक्के के पहले पहलू को दिखाया जा रहा है। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की साख दाव पे लगी है और उस साख को दाव पे लगाने में अहम भूमिका जो है वो सरकार की रही है, ना कि पार्टी संगठन की। और पार्टी संगठन जो है वो हाशिए पर था, तो इस चुनाव में सरकार को हाशिए पर जाना पड़ेगा, ये एक तय है। लेकिन इससे अगर सबक लेके आगे भी भविष्य में दूसरे स्टेट हों, जहां भी अब भी कुछ स्टेट में ये कहा जा रहा है कि रिमोट मुख्यमंत्री हैं और वो भी ब्यूरोक्रेसी से घिरे हुए बताए जा रहे हैं, अगर हरियाणा से सबक लेके दूसरे स्टेटों में नहीं गए तो वहां भी स्थितियां ऐसी होंगी। और आने वाले अभी यूपी में चुनाव आने जा रहा है और कई स्टेटों में चुनाव आएगा 2027 के बाद, तो उन स्टेटों में न केवल नुकसान होगा बल्कि वो नुकसान और ज्यादा बड़ा लोकसभा में आने वाले लोकसभा चुनाव होंगे, वो नुकसान धीरे धीरे उसमें सबसे बड़ा दिखाई देगा। जो 400 पार का नारा जा रहा था और वो जाके आधे पे से नीचे जाके डट गए, इसी तरह अगर इसी स्थिति रही तो लोकसभा चुनाव में अगली बार स्थितियां क्या होंगी इसका अंदाजा शायद प्रधानमंत्री और जो केंद्रीय संगठन है वो भी नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए आज समय रहते कि संभलने की जरूरत है, इस चुनाव से सबक लेने की जरूरत है। जी, तो ये थे हमारे साथ श्याम महलावत, राजनीतिक विश्लेषक। और अगली वीडियो में हम राजनीति के चर्चा करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो मुकाबला है हरियाणा में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।